नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। हल्ला बोल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपसे थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय से बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं, पत्रकार वहां पर मौजूद हैं। माना जा रहा है 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज किया जा सकता है। थोड़ी ही देर में बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। आपको बताते चले, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल बिहार के दौरे पर है, तो वहीं दूसरी तरफ 100 से ज्यादा नामों का ऐलान करके भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की लड़ाई में अपने आप को और ज्यादा ताकत देना चाहती है। एक तरफ एनडीए 400 पार की हुंकार भरी जा रही है, तो बीजेपी ने खुद के लिए 370 प्लस का नारा दिया है और उसी 370 प्लस के लिए बीजेपी आज किन किन उम्मीदवारों को जगह देगी, किन किन नामों का ऐलान किया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 303 जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनमें से ज्यादातर के टिकट काटे भी जा सकते हैं। इस तरह की भी खबरें निकल कर आ रही हैं। युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। महिलाओं की तादाद पिछली बार के मुकाबले इस बार कहीं ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से, गांधीनगर से, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह लखनऊ से। तो इस तरह की तस्वीर आज बनती हुई दिखाई दे रही है। अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ मौजूद हैं। अंजना, कितना और इंतजार करना पड़ेगा, वहां पर क्या है तैयारी? उतना ही इंतजार करना पड़ेगा चित्रा, जितनी देर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण बेगूसराय में हो रहा है, क्योंकि फिलहाल पहले 6 बजे का वक्त रखा गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जैसे ही बेगूसराय में खत्म होगा, उसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर दी जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 से कहीं ज्यादा सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा आज कुछ ही देर में यहाँ पर कर दी जाएगी। वैसे तो हम लोग आज पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज चलाने वाले थे, जिसमें हम बताने वाले थे कि अगर 2014 में 52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पर थी, तो पिछली बार 2019 में 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पोजीशन पर थी। और पीएम का सारा फोकस इस बात पर है कि कैसे जिन सीट्स पर हम दूसरे नंबर पर रहे थे, उसको हम कन्वर्ट करके 1 पर कर दे, ताकि बीजेपी के लिए 370 पार करना, क्योंकि 303 सीटें उनकी जीती थी उन्होंने, वो मुमकिन हो पाएगा। तो ऐसे तमाम सीटों पर जो फोकस रहा है, जो क्लस्टर्स के जरिए कितनी सीटों पर ए बी सी डी बाकायदा कैटेगरी बनाई गई थी, किन सीटों पर 5 से 10 हजार से हारे, किन सीटों पर 10 से 15 हजार, कहां पर हम 50 हजार से ज्यादा के मार्जिन से हारे, कहां पर लाख के ऊपर के मार्जिन से हारे, उन सब पर जो काम किया गया है। ये भी सच है कि कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं, जो छनती हुई जानकारी आ रही है। हमारे दर्शक भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके अधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से जानकारी निकालना बहुत मुश्किल है। सब कुछ बहुत दबे पांव होगा। लेकिन हाँ, महिलाओं की घोषणा, महिला उम्मीदवारों का, और ऐसा भी हो सकता है कि बाकायदा कैलकुलेट करके बताया जाए कि हमने इतना महिला उम्मीदवारों को इस बार अपना कैंडिडेट बनाया है, टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए आज सबसे बड़ी रणभेरी की शुरुआत है। वो कुछ ही देर में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी, जैसे ही बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण खत्म होगा। देखिए, गौतम गंभीर युवा होते हुए खुद ही संन्यास ले रहे हैं, जयंत सिन्हा संन्यास ले रहे हैं। ऐसे ये 2-3 लोग हैं जिन्होंने ट्विटर पर आकर जानकारी दे दी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जहां जहां पर ग्राउंड जीरो पर आती हुई रिपोर्ट ने जरा भी रिस्क का इशारा किया, वहां वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को बदलकर नए लोगों को आजमाने का जरूर ठाना है। और ऐसा ही, और बीजेपी तो जानी जाती है एक शॉक फैक्टर के लिए जानी जाती है, ऐसा ही अगर आप खास तौर पर दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में बहुत ऐसे सरप्राइज फैक्टर्स हो सकते हैं। कई लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि जो रिपीट कैंडिडेट्स हैं, उनमें अगर हम देखें तो शायद अमेठी से स्मृति ईरानी का नाम उसमें सबसे, यकीनन पीएम का तो खैर होगा ही, गांधीनगर अमित शाह का हो ही सकता है। और टॉप 10 जो सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाले लोग थे, उसमें 5.5 या 6.25 लाख के आसपास वोट से अगर अमित शाह जीते थे, तो 5.25 लाख वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते थे। सबसे बड़े मार्जिन से सीआर पाटिल जीते थे नवसारी से। तो कुल मिलाकर ऐसे जो उम्मीदवार हैं जिनके लेकर ग्राउंड रिपोर्ट ये इशारा कर रही थी कि उनमें दम है, उनमें ताकत है, वो इस बार भी अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से जिताकर उनको भेजा जाएगा, वो तो फिर से टिकट पा सकते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर बदलाव भी हो सकता है। हलचल तेज हो रही है। मुझे लगता है कि कुछ ही देर में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। चित्रा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकल कर आता है अंजना, मैं फौरन लौटूंगी। विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ अशोक सिंघल भी जुड़े हुए हैं, शरद भी जुड़ चुके हैं। 25 की 25 सीटें राजस्थान में पिछली बार बीजेपी ने हासिल की थी। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यकीनन उम्मीदवार होंगे। लेकिन सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, आज बीजेपी का फोकस, ये जो पहली लिस्ट जारी होने जा रही है, इसमें सबसे ज्यादा किन किन बातों पर रहने वाला है अशोक? देखिए चित्रा, अगर बात की जाए जीतने की संभावना वाले उम्मीदवारों जो जीत सकता है, सबसे बड़ा क्राइटेरिया वही होगा, क्योंकि हर कोई पार्टी चाहती है कि ऐसे उम्मीदवार सामने हैं जो जीत सकें। तो वो उसका क्राइटेरिया ये रखा गया है। नमो ऐप से फीडबैक ले गया जनता से, सर्वे करवाया गया पार्टी की तरफ से, उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि पार्टी सिर्फ अभी नहीं एक्सरसाइज करती, पिछले एक हफ्ते से पार्टी लगातार इस पे मंथन कर रही थी। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, उसमें कई घंटे चर्चा की गई। उससे पहले प्रधानमंत्री निवास पर जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री की उसमें चर्चा की गई। उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में चर्चा की गई। उससे पहले कई राउंड की चर्चा करने के बाद इस पे 100 से ज्यादा सीटों पर, करीब 200 सीटों पर फाइनल किया गया है और 16 राज्यों पर चर्चा की गई है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा, जीतने की संभावना। लेकिन बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे की तैयारी में लग जाता है। लेकिन बीजेपी जो हारी हुई सीटें हैं, जो कभी जीती नहीं, कम मार्जिन से जीती, उन तमाम सीटों पे भी बहुत ज्यादा फोकस बीजेपी ने किया था। और पिछले काफी समय से इन्होंने क्लस्टर्स बना दिए थे, अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटियां वहां लगा दी गई, लगातार विजिट किए जा रहे थे, लोगों तक अपनी जो सरकार की परफॉर्मेंस है उन लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। और तमाम फीडबैक के बाद, इंटरनल सर्वेज के बाद, पार्टी ने तमाम मंथन करने के बाद आज लिस्ट जारी करेगी। उसमें देखना होगा कितने सांसदों के टिकट करते हैं, क्योंकि बीजेपी में अक्सर देखा जाता है, चाहे स्टेट के इलेक्शन हो या लोकसभा के चुनाव हो, उसमें काफी 20 से 25% तक कहा जाए तो उम्मीदवारों को रिप्लेस बीजेपी करती रही है। तो सबको इंतजार है कि किसका टिकट करता है। दो उम्मीदवारों ने, जो दो सांसद थे, उन्होंने तो पहले ही घोषणा कर दी। अब देखना होगा कि और कितने सांसदों को रिप्लेस किया जाता है। आज की जो अनाउंसमेंट होगी उम्मीदवारों की, तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि विनिबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी मानती है। बिल्कुल चौंकाने वाली लिस्ट अक्सर हम देखते हैं, और बीजेपी ने तो हाल ही में जिस तरह पूरी की पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री का चेहरा, गुजरात में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा था। तो आज क्या हो सकता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। अब सीधे हिमांशु, आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से उम्मीदवार होंगे, ये तो तय है, आज पहली लिस्ट में उनका नाम भी आ जाएगा। लेकिन बड़ा दिलचस्प रहा, अपने उम्मीदवारों का नाम डिसाइड करते हुए बीजेपी ने तीन से 4 चरणों में सर्वे करवाए। आरएसएस का सर्वे रहा, लगातार रिपोर्टर्स से या अलग अलग पत्रकारों से भी वहां पर ग्राउंड के हालात के बारे में जानकारी ली गई, नमो ऐप से जानकारी ली गई, जनता से भी अपील की गई कि वो अपनी बातों को रखे। इस आधार पर इतनी बड़ी तैयारी के बाद आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने जा रहा है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल यही आधार है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बाकी पार्टियों से बहुत आगे चली जाती है कि उनका फीडबैक सिस्टम अलग है। वो अधिकारियों से लेके तमाम पत्रकार, ग्राउंड पे कार्यकर्ता, आम जनता से फीडबैक लेते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और फिर सर्वे रिपोर्ट होती है। एक चीज है। लेकिन अभी अंजना एक बात कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 164 सीटों पे हारी भी है, जिनमें 72 सीटें जो है लगभग उन पे सेकंड नंबर पे रही थी। लेकिन एक चीज ये है चित्रा, की भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चीज बहुत कठिन है, और वो कठिन चीज ये है कि कई ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से जीती थी। मैं वाराणसी में हूँ और वाराणसी के से लगी हुई एक सीट है जौनपुर, जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी हारी थी और मछली शहर के अंदर 179 वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। सुल्तानपुर में मेनका गांधी 11,000 वोटों से जीती थी। मुजफ्फरपुर में संजीव बालियन 6,000 वोटों से जीते। मेरठ के अंदर राजेंद्र अग्रवाल जो है 5,000 वोटों से जीते। दुर्गापुर बंगाल के अंदर जो है 1300 वोटों से जो है एसएस आलूवालिया जीतते हैं। अर्जुन सिंह जो अब फिर से एक बार टीएमसी में चले गए हैं, वो 5,000 वोटों से जीते। तो ऐसी लगभग 50 से सीटें हैं जो 15,000 से कम मार्जिन पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और इन्हीं को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति बना रही है, छोटे छोटे दलों के साथ अलायंस कर रही है। आरएलडी को बागपत सीट दे दी है, वहां सत्यपाल सिंह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्व में मंत्री रहे हैं, पुलिस कमिश्नर रहे हैं। 13,000 वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को जीता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, सोशल इंजीनियरिंग को पूरी तरीके से ध्यान में रखकर जो है अलायंस भी किए। और आज त्रिपुरा के अंदर
जो प्रद्युत वोरा है, टिप्रा जिनकी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ त्रिपुरा में चुनाव भी लड़ी और लगभग जो है 12 विधानसभा सीटें जीती भी थी, उनके साथ अलायंस कर लिया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट को ध्यान में रख रही है और यही कारण है कि एक एक सीट को ध्यान में रखकर मिशन 370 प्लस और 400 पार एनडीए उसको लेकर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और यही स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी की जो है शायद काम करती नजर आपको चुनावों में भी नजर आए। 370 हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुमार अभिषेक यूपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सीधे आपका रुख करते हुए, अब 80 की 80 सीटों पर पूरा दांव लगाने के लिए बीजेपी तैयार दिखाई देती है। 2014 में 71 सीटें जीती थी, सहयोगियों के साथ 73। 2019 में हालांकि उसका आंकड़ा कम हो गया था जब बीएसपी समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन इस बार के समीकरण यूपी को लेकर क्या बयां करते हैं अभिषेक, और किसका टिकट कट सकता है, किसका पक्का हो सकता है, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, अगर इसके बारे में भी जानकारी आप दे पाएं। देखिए चित्रा, यहां पर जो सबसे ऊपर जिसका नाम होगा वो राजनाथ सिंह होंगे लखनऊ से, ये कंफर्म है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा सीट, बहुत ज्यादा टिकट कटने के आसार नहीं है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। और जो टिकट कटेंगे, उम्र उसमें एक बड़ा मानक है और उम्र के अलावा अगर एंटी इनकम्बेंसी किसी के खिलाफ बहुत ज्यादा है तो वो एक बड़ा मानक होगा। लेकिन ज्यादातर लोग रिपीट किए जा रहे हैं, ऐसा बताया गया है जो जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक। लेकिन फिर भी कम से कम 15 से लेकर 18 ऐसी सीटें हैं जहां पर की टिकट काटे जा सकते हैं, उनके टिकट चुनाव क्षेत्र बदले जा सकते हैं या फिर कैंडिडेट्स को बदला जा सकता है। जो 3 या 4 सीट जिसके बारे में चर्चा है कि इन 3-4 सीटों पर नजर रखने की जरूरत है, उसमें मेनका गांधी की सीट है, वरुण गांधी की सीट है यानी कि पीलीभीत, सुल्तानपुर, इसके अलावा स्वयं प्रसाद मौर्य की बेटी जो संघमित्रा मौर्य हैं उनकी सीट है। कुल मिलाकर 4-5 सीटें ऐसी हैं जो कि जिसका ऐलान शायद आज नहीं हो। हालांकि इनके टिकट को लेकर के अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन माना यह जा रहा है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन्हें होल्ड पर रखा जाएगा और इसमें से वो सीटें हो सकती हैं, बकायदा 6 सीटों पर 6 सीटें गठबंधन को दी जा रही हैं, ये भी तय है। बागपत और बिजनौर आरएलडी को दी जाएगी, ये भी तय माना जा रहा है। इसके अलावा मिर्जापुर और सोनभद्र जो है वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस के लिए है, कहा जा रहा है। खलीलाबाद जो है वो दी जाएगी संजय निषाद को, निषाद पार्टी को, और साथ साथ ओम प्रकाश राजभर को या तो घोसी या गाजीपुर में से कोई एक सीट दी जा सकती है। तो अभी जो आज ऐलान होने वाले हैं उसमें ज्यादातर वो लोग होंगे जिनको रिपीट किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और साथ साथ जो ऐसी सीटें जो कि बीजेपी हारी है, जिस पर उसने नए तरीके से स्ट्रेटजी बनाई, कुछ सीटों पर विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं को चाहती थी, वो नहीं आ पाए, उनका कमिटमेंट रहा, लेकिन वो 14-16 सीटें हैं जिस पर बीजेपी का फोकस है। देखना है कि उन सीटों पर कौन कौन से चेहरे उतारे जाते हैं। मैं फौरन आपके पास आऊंगी। संजय कुमार जी भी हमको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, विजय त्रिवेदी जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, दोनों से बातचीत करें उसके पहले जल्दी दूसरे राज्यों का रुख कर लेते हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह आ गए हैं, लेकिन शरद उसके पहले आपके पास आते हुए, पिछली बार क्लीन स्वीप राजस्थान में किया था, विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार तो राजस्थान में कमाल का प्रदर्शन, विधानसभा में भी, अब लोकसभा को लेकर भी बड़ी तैयारी। प्रधानमंत्री भी हाल में राजस्थान के दौरे पर गए थे। अब जरा अपने सूत्रों के हवाले से दर्शकों को बताइए, कितने लोगों के टिकट कट रहे हैं, कितनों को मिल रहे हैं, क्या जानकारी शरद? देखिए चित्रा, सूत्रों के हवाले से तो यही कहा जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से रिपीट हो रहे हैं, गजन सिंह शेखावत रिपीट हो रहे हैं, जोधपुर से, कोटा से ओम बिरला रिपीट हो रहे हैं, कैलाश चौधरी बाड़मेर से रिपीट हो रहे हैं और सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से रिपीट हो रहे हैं। बदले जाने वालों में कहा जा रहा है कि उदयपुर से बदले जा रहे हैं, आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा से बदले जा रहे हैं, नागौर से बदले जा रहे हैं, राजसमंद और जयपुर ग्रामीण में नए उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा देवजी पटेल जो जालोर सिरोही के सांसद हैं, उनका टिकट कटने जा रहा है, ऐसा हमारे सूत्र कह रहे हैं। देखिए अजमेर के भागीरथ चौधरी का भी मुश्किल में है, ऐसा बता दिया गया है। दौसा, टोंक सवाई माधोपुर और करौली धौलपुर के लिए भी कहा जा रहा है कि उनके भी टिकट कट सकते हैं। यानी इस बार राजस्थान में करीब 12 से 13 टिकट कटेंगे, 15 नए चेहरे होंगे, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। बाकी जिनका नाम तय है 7 लोगों का, उन 7 लोगों के नाम की आज घोषणा हो जानी है, ये बताया जा रहा है। ठीक है।
जो मैं आपसे कह रहा था कि सबसे ज्यादा फोकस लोगों का है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा। क्या उनके बेटे दुष्यंत सिंह को ही झालावाड़ से रिपीट किया जाएगा या फिर वसुंधरा राजे को लोकसभा चुनाव लड़ाकर दिल्ली लाया जाएगा और उनकी जो विधानसभा सीट पर उनके बेटे लड़ेंगे, क्योंकि वो अभी जो चुनाव की लेकर बैठक हुआ दिल्ली में उसमें उन्हें बुलाया नहीं गया था, वो दूर दूर हैं। क्या उन्हें केंद्र की राजनीति में सक्रिय किया जाएगा या यहाँ कोने में रहेंगी, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो बाकी लोगों की नजर वहां भी लगी हुई है वसुंधरा राजे के भविष्य को लेकर भी, लेकिन राजस्थान में बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि बीजेपी कोई डरी हुई नहीं है। जिस तरह से विजीत का मार्जिन रहा, सबसे कम जीत का मार्जिन 80,000 रहा। आप समझिए किस तरह से 5 लाख 5.5 लाख का मार्जिन जीत का रहा था। इसलिए बीजेपी राजस्थान को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। जी, अब जरा मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। रवीश पाल सिंह वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, सीधे आपका रुख करते हुए, इस बार तो जिस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में जीत हासिल की, वो अपने आप में अभूतपूर्व रहा। अब सवाल यह है कि दो लोगों का भविष्य, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान कहां से उम्मीदवार होंगे, कितने लोगों का टिकट कट सकता है, क्योंकि 29 में से 28 सीटों पर जीत बीजेपी ने हासिल की थी। छिंदवाड़ा जिसको जीतने के लिए पूरा जोर, क्योंकि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद जब शिवराज छिंदवाड़ा पहुंचते हैं तो वहां पर भी कयास शुरू हो जाते हैं कि कौन होगा वहां पर उम्मीदवार जो कांग्रेस की सीट रही है। तो क्या जानकारी इसके बाबत देंगे हमारे दर्शकों को, रवीश साहब? देखिए, आपको बताएं कि मध्य प्रदेश से जब हम बात करें तो कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री के पास ऐसे सांसदों की एक पूरी सूची है जिन्होंने 5 साल में ऐसा कोई ठोस काम नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें दोबारा लोकसभा का टिकट दिया जाए। इसके अलावा जैसे कि आपने भी कहा, छिंदवाड़ा ये एक तरीके से बीजेपी के लिए इस वक्त नाक का सवाल बनी हुई है, क्योंकि ऐसे समय में जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो छिंदवाड़ा इकलौती वो सीट थी जो बीजेपी जीत नहीं पाई थी, बावजूद इसके कि 29 में से 28 लोकसभा सीटें वो जीत गई थी। तब 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई थी, कांग्रेस की सरकार थी। अब जब भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है 2023 में, तो अब 2024 में तो बीजेपी ये चाह रही है कि 29 की 29 लोकसभा सीट उसके पास में आए, लेकिन फिर वही छिंदवाड़ा सीट उसके सामने एक बड़ा रोड़ा बन के खड़ी हुई है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया इस विधानसभा चुनाव में और कांग्रेस के कई बड़े बड़े चेहरे चुनाव हार गए, उसमें वही छिंदवाड़ा इकलौता ऐसा जिला है जहां की 7 विधानसभा सीट कांग्रेस जीत के ले गई। यानी बीजेपी को मालूम है कि छिंदवाड़ा जीतना तो इतना आसान उसके लिए है नहीं, इसलिए बीजेपी कई तरीके से छिंदवाड़ा को लेकर के रणनीति बना रही है। दूसरी बात, जो आपने नाम कटने की बात बताई, भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम सबसे ऊपर है। मैं आपको बता दूं, यहाँ मौसम थोड़ा खराब है भोपाल में इस समय, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि यहाँ माहौल जो है वो बिल्कुल इस बात को लेकर के पुख्ता है कि भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी सुर्खियों में थी, उनका टिकट कट सकता है। प्रधानमंत्री ने तब भी ये कहा था, प्रधानमंत्री ने तब भी ये कहा था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को वो दिल से माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी और गोडसे को लेकर के जो बातें की थी उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा नाराज थे। उसके बाद भी अगर हम बीते 5 सालों का लेखा जोखा देखें तो जो सर्वे रिपोर्ट बीजेपी के हाथ में है उसमें सांसद जो है भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके नाम कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है और सर्वे रिपोर्ट में नेगेटिव रिपोर्ट गई है प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। इसके अलावा कई दूसरे सांसद है भाजपा के जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट गई है, माना जा रहा है उन सभी के नाम कटेंगे। करीब दर्जन भर आप मान के चलिए सांसदों के टिकट मध्य प्रदेश से कट सकते हैं, अभी तक की जो जानकारी आई है, क्योंकि भाजपा जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहती है अपने 400 सीट के नारे को लेकर के, और इसीलिए इस बार बीजेपी कई ऐसे चेहरों को, युवा चेहरों को तो मौका देगी ही, लेकिन बीजेपी इसके साथ अपने पुराने दमदार चेहरों को फिर से लोकसभा का टिकट देने का मन बना चुकी है, जिसमें सबसे ऊपर शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है। विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, कुछ जीते कुछ हारे, कुल मिलाकर अब उनके जगह पर नए चेहरे हो सकते हैं। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पत्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, इंतजार किया जा रहा है, थोड़ी देर में वहां पर बीजेपी की पहली लिस्ट का ऐलान किया जाएगा। अब मैं आ जाती हूं अपने जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंजना भी हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से हैं। अंजना, अगर आपका भी सवाल हो आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। विजय जी, आपके पास आते हुए, 72 ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी पिछली बार, इस बार सबसे ज्यादा फोकस दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर हारी हुई सीटों पर, और जीतने वाली सीटों पर तो कामकाज किया ही गया है। आज की इस लिस्ट में क्या क्या खास बातें नजर आ सकती हैं आपके लिहाज से? दोनों
नाम जो है इसमें शामिल होंगे। जैसे बताया गया 134 सीटें हारी थी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार, 437 सीटों पर लड़ी, 303 जीती, उसमें से 72 सीटें नंबर 2 पोजीशन पर रही। तो उसमें से भी काफी सीटें आ सकती है ताकि पार्टी की तैयारी का मिले। और दूसरी तरफ जो बड़ी सीटें हैं जो बिल्कुल दमदार हैं, कंफर्म है, उन सीटों पर भी जीत की जो उम्मीदवार हैं उनका नाम हो सकता है। इसमें आप देखिए ना, विनेबिलिटी जो फैक्टर का जिसका चर्चा की, उसका उदाहरण समझिए कि 4,70,000 वोटों से गौतम गंभीर मार्जिन से जीते। 4,70,000 वोट विनिंग मार्जिन था उनका, 6,97,000 वोट उनको मिले थे, लेकिन वो काम उनका नहीं हुआ, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो उनका पार्टी ने टिकट काट दिया। ऐसे ही प्रज्ञा जी का नाम जिक्र किया गया, वो 3,70,000 वोटों से जीती थी, उनका विनिंग मार्जिन था, लेकिन परफॉर्मेंस और विनिंग जो है, उनकी पोजीशन क्या है, विनेबिलिटी क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के चुनावों में 2019 में जो हाईएस्ट 50 सीट मार्जिन वाली थी, हाईएस्ट मार्जिन वाली, उसमें से 42 सीटें जीती हैं। 42 सीटें हाईएस्ट मार्जिन वाली है, जिसमें 9 सबसे ज्यादा राजस्थान से आती हैं, गुजरात से आती हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद जो है 4,97,000 से जीते, अमित शाह साहब जो है 5,57,000 से जीते, बीजेपी के जो CR पाटिल साहब है वो सबसे ज्यादा वोट से जीते थे, 6,89,000, वो सबसे बड़ा मार्जिन है। तो विनेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके लिए तमाम तरह की एक्सरसाइज की है। और आज ये जो लिस्ट आ रही है, मेरे ख्याल से 180 लोगों की चर्चा फाइनल उन्होंने की है जी। और फर्स्ट मूव के तौर 3:30 बजे तक, आप सोचिए रात को 3:30 बजे तक बैठक चली है, तो उस बैठक के बाद ये फाइनल किया गया है। और उसमें से अब कितने लिस्ट आज वो रिलीज करते हैं ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन 180 के करीबन नाम मुझे बताए गए कि जो तय किए गए हैं। कुछ एमपी के टिकट पहले ही काट दिए गए थे, आपको याद हो, विधानसभा चुनावों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, और अब बहुत सारे नाम हो जाएंगे। लेकिन विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है और उसके लिए जितने तरह के इंफॉर्मेशन के सोर्स हो सकते थे उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और एक एज फैक्टर भी है जिसको लेकर भी शायद बहुत सारे लोगों के टिकट कट सकते हैं। आज प्रधानमंत्री जी बेगूसराय में सभा कर रहे हैं, और बेगूसराय के एमपी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गिरिराज सिंह जी हालांकि वो 73 साल के हैं, अभी 75 साल पे नहीं पहुंचे हैं वो, तो लेकिन उनका टिकट भी बहुत महत्वपूर्ण है।